बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ रिसर्च मेथडोलॉजी। तो हम पढ़ने वाले हैं स्टडी डिज़ाइन। तो जो स्टडी डिज़ाइन होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होती है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ और दूसरी होती है एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। तो आज हम इनको कवर करने वाले हैं। तो जो हमारी स्टडी डिज़ाइंस होती है रिसर्च के अंदर या कम्युनिटी मेडिसिन के अंदर, वो दो टाइप्स की होती है। ऑब्जर्वेशनल स्टडी होती है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ होती है, विच इज़ कॉल्ड इंटरवेंशनल स्टडीज़। ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ के अंदर रिसर्चर ऑब्जर्व करता है, इंटरवीन नहीं करता, मुदाखलत नहीं करता। अब इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। फॉर एग्जांपल केस सीरीज़ है, क्रॉस सेक्शनल है, इन सब का हम टाइम फ्रेम पढ़ेंगे और इनका डिफरेंशिएटिंग पॉइंट पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम केस सीरीज़। केस सीरीज़ या केस रिपोर्ट्स, उसके अंदर हम बहुत सारे इंडिविजुअल को पढ़ेंगे, लेकिन उन इंडिविजुअल का सेम डायग्नोसिस होगा, सेम ट्रीटमेंट या आउटकम होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम हॉजकिन लिम्फोमा वाले पेशेंट के ऊपर रिसर्च करेंगे, सिर्फ हॉजकिन लिम्फोमा वाले पेशेंट्स के ऊपर उनके ट्रीटमेंट या आउटकम को देखेंगे, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ केस सीरीज। क्लियर? तो केस सीरीज के अंदर आप एक ही डायग्नोसिस के ऊपर काम करते हैं। आप उस पेशेंट के क्लिनिकल फाइंडिंग्स को और सिम्टम्स को एक्सप्लेन करते हैं, ट्रीटमेंट को, आउटकम को एक्सप्लेन करते हैं। सिर्फ उसमें एक ही ग्रुप को स्टडी करते हैं जिसमें हॉजकिन लिम्फोमा होगा, सिर्फ उसी को स्टडी करेंगे। दिस डज नॉट हैव एनी कंपैरिजन ग्रुप, दैट इज़ वाई ये रिस्क फैक्टर और जो डिजीज़ होता है या जो कॉज और इफेक्ट, उनका एसोसिएशन शो नहीं करेगा। तो केस सीरीज के अंदर एक ही डायग्नोसिस के ऊपर स्टडी करेंगे। नेक्स्ट इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। दिस इज इंपॉर्टेंट स्टडी। दिस इज आल्सो कॉल्ड प्रीवैलेंस स्टडी, क्योंकि इसके अंदर प्रीवैलेंस कैलकुलेट की जाती है। व्हाट इज प्रीवैलेंस? प्रीवैलेंस के अंदर आप टोटल नंबर ऑफ केसेस को देखते हैं, ओल्ड और न्यू केसेस को। दिस इज कॉल्ड प्रीवैलेंस। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी के अंदर क्या होता है? दिस इज द स्नैपशॉट ऑफ अ स्टडी। स्नैपशॉट एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ टाइम, कि आप सिंगल पॉइंट ऑफ अ टाइम के अंदर आप रिस्क फैक्टर और डिजीज को देख रहे हैं। सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर अगर आप रिस्क फैक्टर और डिजीज को कंपेयर कर रहे हैं और प्रीवैलेंस निकाल रहे हैं और हाइपोथेसिस स्टैब्लिश कर रहे हैं कि इस रिस्क फैक्टर से ये डिजीज होगा, दिस इज कॉल्ड क्रॉस सेक्शनल स्टडी। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी को प्रीवैलेंस स्टडी कहते हैं। इसमें डिजीज या रिस्क फैक्टर के प्रीवैलेंस को मेजर किया जाता है और इसके अंदर जो ये देखा जाता है कि कितना डिजीज है और कितना रिस्क फैक्टर है और क्या हो रहा है असल में पॉपुलेशन के अंदर। दिस इज क्रॉस सेक्शनल स्टडी। क्लियर? ठीक हो गया। और ये स्पेसिफिक टाइम के अंदर की जाती होती है। डिजीज प्रीवैलेंस या रिस्क फैक्टर को देखने के लिए की जाती है और ये हाइपोथेसिस को इस्टेब्लिश तो करती है, लेकिन ये कॉजुअलिटी को इस्टेब्लिश नहीं करती। ये कॉजुअलिटी का मतलब है कि इस कॉज की वजह से, इस चीज़ की वजह से ये चीज़ होने वाली है। दिस इज कॉल्ड कॉजुअलिटी। नेक्स्ट केस कंट्रोल स्टडी। अब जो केस कंट्रोल स्टडी और जो कोहोर्ट स्टडी है वो एसोसिएशन डेवलप करती होती है, मतलब वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करती है। अगर हाइपोथेसिस को बनाना है तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी है, हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है तो केस कंट्रोल या कोहोर्ट स्टडी में से आ जाएगा। पहले स्टार्ट करते हैं केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी को कैसे पिक करना है? इसमें आप डिजीज से रिस्क फैक्टर की तरफ जाओगे, आउटकम से कॉज की तरफ जाओगे। क्लियर? तो आप स्टार्ट करोगे डिजीज से और आप दो ग्रुप को लेके चलोगे। एक ऐसा ग्रुप है जिसको डिजीज है, विच इज कॉल्ड केसेस, और एक ऐसा ग्रुप है जिसको डिजीज नहीं है, जिसको बोलते हैं कंट्रोल। फिर आप वापस जाओगे और आप देखोगे कि इनका एक्सपोजर कितना था और इससे आप क्या निकालोगे? ओड रेशो निकालोगे। तो केस कंट्रोल ऑलवेज रिट्रोस्पेक्टिव होती है। आप डिजीज से स्टार्ट होते हैं और आप रिस्क फैक्टर की तरफ जाते हैं। क्लियर? ये देखने के लिए कि गिवन एक्सपोजर की वजह से कितने डिजीज होने के चांसेस हैं। मतलब केस कंट्रोल स्टडी टेल्स व्हाट हैपेंड। तो इसमें से जो निकलता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, वो क्या होता है? ओड रेशो होती है। ओड रेशो होती है। क्लियर? और एक और बात रट्टा मारना कि जो केस कंट्रोल स्टडी होती है वो रेयर डिजीज के लिए इस्तेमाल होती है एंड दिस इज इनएक्सपेंसिव, सस्ती होती है और इसके लिए छोटा सैंपल चाहिए होता है। लेकिन इसकी वीकनेस क्या होती है, डीमेरिट्स क्या होती है? इसमें रिकॉल बायस होता है और आप इससे इंसिडेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्लियर? इसके बाद है कोहोर्ट स्टडी। कोहोर्ट स्टडी में आप स्टार्ट करोगे एक्सपोज्ड वर्सेस नॉन एक्सपोज्ड, कि किन लोगों को एक्सपोजर हुआ था या नहीं हुआ था, और आप उनको फॉलो करोगे फॉर डिजीज। मतलब आप इसमें रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाते हैं, रिस्क फैक्टर से डिजीज की तरफ जाते हैं।
और इससे आप इंसिडेंस कैलकुलेट करते हैं, रिलेटिव रिस्क निकालते हैं, और रिलेटिव रिस्क से एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सब चीज़ें निकाल देते हैं। सही हो गया, क्लियर। तो कोहोर्ट स्टडी के अंदर हम एक्सपोजर हुआ है या नहीं और उसको कंपेयर करते हैं डिजीज़ के साथ कि डिजीज़ कितना हुआ है गिवन एक्सपोजर के साथ। अब जो कोहोर्ट स्टडी है वो प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। प्रोस्पेक्टिव तो इजी है कि पहले कितना एक्सपोजर हुआ था फिर हम फॉलो करेंगे डिजीज़ की तरफ। रिट्रोस्पेक्टिव में डिजीज़ हुआ होगा लेकिन आप बैक जाओगे, माजी में जाओगे कि कितना एक्सपोजर हुआ था और उससे कितना डिजीज़ हुआ है। तो जो कोहोर्ट स्टडी है वो प्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है, रिट्रोस्पेक्टिव भी हो सकती है। प्रोस्पेक्टिव के अंदर आप फॉरवर्ड मूव करते हैं टाइम के अंदर, रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर इस डायग्राम में है, रिट्रोस्पेक्टिव के अंदर डिजीज डेवलप हुआ है लेकिन आप माजी के अंदर जाते हैं, पास्ट में जाओगे, पास्ट रिकॉर्ड्स देखोगे। तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है कोहोर्ट स्टडी की, इससे आप कैजुअलिटी डेवलप करते हैं, टेम्पोरलिटी डेवलप करते हैं कि इस कॉज से ये इफेक्ट आएगा, मल्टीपल आउटकम्स को देख सकते हैं। बट कोहोर्ट स्टडी इज़ एक्सपेंसिव, टाइम कंज्यूमिंग होती है, आपको फॉलो अप करना होता है, बाज़ों का आप फॉलो अप नहीं कर पाते, बहुत सारे पार्टिसिपेंट निकल जाते हैं स्टडी से, दिस इज कॉल्ड एट्रिशन बायस आपको देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये कुछ स्टडीज़ है। इसके बाद जो ट्विन कंकॉर्डेंस स्टडी है थोड़ी सी इतनी फजूल सी स्टडी है, इसके अंदर ये देखा जाता है ट्विंस को, अगर ट्विंस को कंपेयर किया जाता है, अब ट्विंस दो तरह के होते हैं, एक जाइगोट से बनने वाले और दो जाइगोट से बनने वाले। अब ये देखने के लिए कि मोनोजाइगोटिक ट्विन में कौन से डिजीज़ ज़्यादा कॉमन होते हैं, डाइजाइगोटिक में कौन से होते हैं, या कितने फ्रीक्वेंसी है ये डिजीज़ डेवलप होने की। तो ट्विंस के अंदर जो स्टडी की जाती है दिस इज कॉल्ड ट्विन कॉन्कॉर्डेंस स्टडी। इसके अंदर हेरिटेबिलिटी के कितना ट्रांसमिट हो सकती है इन्फॉर्मेशन और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को देखा जाता है। इसके बाद है अडॉप्शन स्टडी होती है। क्लियर, ठीक हो गया। अडॉप्शन स्टडी नाम से लग रहा है कि आपके दो तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं, एक आपके बायोलॉजिकल पेरेंट जिन्होंने आपको जन्म दिया होता है, दूसरे अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। ठीक हो गया, अडॉप्टिव पेरेंट्स होते हैं। बस ट्विन कॉन्कॉर्डेंस स्टडी और अडॉप्शन स्टडी इन दोनों में हेरिटेबिलिटी और इन्वायरमेंट के इन्फ्लुएंस को देखा जाता है। बस ट्विन कॉन्कॉर्डेंस स्टडी के अंदर आप मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक ट्विन को कंपेयर करते हैं। अडॉप्शन स्टडी के अंदर आप ऐसे इंडिविजुअल जिनके पेरेंट्स सेम थे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स और अडॉप्टिव पेरेंट्स, उनके सिबलिंग्स को कंपेयर किया जाता है। क्लियर, मतलब उनकी औलादों को के कुछ अडॉप्ट की हुई है और कुछ इनकी जानवर है। इसके बाद इकोलॉजिकल स्टडी है। नाम से लग रहा है कि इस पूरी की पूरी पॉपुलेशन पे की गई जाएगी, इंडिविजुअल पे नहीं की जाएगी, पूरी की पूरी पॉपुलेशन को देखी जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर ऐसी पॉपुलेशन जो पोल्यूटेड है वहाँ पे सीओपीडी ज़्यादा होगा, ऐसी पॉपुलेशन जो क्लीन है वहाँ पे सीओपीडी कम होगा। तो इसके अंदर पूरी की पूरी पॉपुलेशन में डिजीज़ और रिस्क फैक्टर को देखा जाता है कि सीओपीडी कौन से एरिया में ज़्यादा कॉमन है। इंडिविजुअल डाटा को नहीं देखा जाता, तो इसमें पॉपुलेशन का डाटा देखा जाता है, विच इज़ कॉल्ड इकोलॉजिकल फ्लैसी। तो ये था हमारा इकोलॉजिकल स्टडी। इसके बाद है हमारा क्लिनिकल थेराप्यूटिक ट्रायल या एक्सपेरिमेंटल स्टडी या इंटरवेंशनल स्टडी। इसके अंदर जो रिसर्चर होता है वो इंटरवीन करता है या कोई एक्सपोजर देगा, कोई दवाई का एक्सपेरिमेंट करेगा। अभी दो तरह की होती है, रैंडमाइज्ड होती है और नॉन रैंडमाइज्ड होती है। रैंडमाइजेशन का मतलब है कि पार्टिसिपेंट को रैंडमली किसी भी ग्रुप में डालना। एक ग्रुप होता है कंट्रोल ग्रुप, जिनको दवाई नहीं मिलती या दवाई मिलती है तो वो इनर्ट दवाई होती है, विच इज़ कॉल्ड प्लेसिबो। और जो दूसरा ग्रुप होता है उसको ट्रीटमेंट मिलता है, जो कि मेन आपका ग्रुप होता है। तो एक मेन ग्रुप होता है जिसको इंटरवेंशन ग्रुप कहते हैं और दूसरा कंट्रोल ग्रुप होता है। जो बेस्ट स्टडी होती है वो रैंडमाइज स्टडी होती है। तो क्लिनिकल थेराप्यूटिक ट्रायल के अंदर ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, इसमें दो या दो से ज़्यादा इंटरवेंशन को कंपेयर किया जाता है। ट्रीटमेंट को प्लेसिबो के साथ कंपेयर किया जाता है या एक ट्रीटमेंट को दूसरे ट्रीटमेंट के साथ कंपेयर किया जाता है। अब बेस्ट स्टडी कौन सी है जिसमें आप रैंडमाइज करें, रैंडमली आप किसको कहे कि आपने इसमें जाना है, अपने इसमें जाना है, कंट्रोल होनी चाहिए और वो डबल ब्लाइंड होनी चाहिए। डबल ब्लाइंड का मतलब है कि ना ही सब्जेक्ट को ना ही रिसर्चर को ये पता होना चाहिए कि कौन सा पार्टिसिपेंट कौन से ग्रुप में है, कि वो ट्रीटमेंट ग्रुप में है या कंट्रोल ग्रुप में है। सिंगल ब्लाइंड के अंदर सब्जेक्ट को नहीं पता होता, डबल ब्लाइंड में रिसर्चर को भी नहीं पता, और ट्रिपल ब्लाइंड के अंदर जो एनालिसिस कर रहा है डाटा की उसको भी नहीं पता। दिस इज कॉल्ड रैंडमाइज क्लिनिकल ट्रायल या क्लिनिकल थेराप्यूटिक ट्रायल। इसके अंदर भी आप रिलेटिव रिस्क, एट्रीब्यूटेबल रिस्क, ये सब चीज़ें मेजर करते होते हैं।
सही हो गया। अब इसके अलावा कुछ और चीज़ें लिखी हुई हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस ओवर क्लिनिकल ट्रायल। क्रॉस ओवर क्लिनिकल ट्रायल में क्या होता है कि आप सीरीज करते हैं, आपने दो या दो से ज़्यादा ट्रीटमेंट, उनका क्या इफेक्ट है सब्जेक्ट पर, अब उसको कंपेयर किए जाते हैं। मतलब जो सीरीज की फॉर्म में कि एक दफ़ा आपने एक्सपेरिमेंट किया, फिर दूसरी दफ़ा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया, तो जो सीरीज होती है दिस इज कॉल्ड क्रॉस ओवर ट्रायल। ठीक हो गया, क्लियर। फिर मतलब आपने एक ट्रीटमेंट दिया, फिर उसके बाद एक वॉश आउट पीरियड होगा, फिर उसके बाद आपने दोबारा रैंडमाइजेशन किया और फिर आपने ट्रायल को कंटिन्यू किया है। इसके बाद है इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। इसमें जो सारे सब्जेक्ट होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि एक स्टडी के अंदर कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं लेकिन बाद में वो अपने आप को निकाल देते हैं, तो इसकी वजह से रिजल्ट थोड़ा ख़राब हो सकता है। फिर भी आप सारे पार्टिसिपेंट की एनालिसिस करो कि उन सब ने जिन्होंने भी ज्वाइनिंग दी थी उन सब की एनालिसिस करो और जिन्होंने लीव कर दिया उनको भी इंक्लूड करो। तो दिस इज कॉल्ड इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। तो इसमें सबको कंसीडर किया जाता है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंडिविजुअल स्टडी को छोड़ देते हैं विच इज़ कॉल्ड इटरेशन या क्रॉस ओवर, बार बार सीरीज ऑफ स्टडी होती है या नॉन कंप्लायंस होती है। क्लियर, ठीक है। लेकिन जो इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस है वो ट्रू इफेक्ट को डाइल्यूट कर सकता है, कम कर सकता है, क्योंकि ये तो ओवरऑल सारे पार्टिसिपेंट को कवर कर रहा है, हालांकि स्टडी तो कुछ ही लोगों ने की है। इसके बाद है एज ट्रीटेड एनालिसिस। एज ट्रीटेड एनालिसिस का मतलब है ऑल सब्जेक्ट्स आर एनालाइज अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट दे एक्चुअली रिसीव्ड। क्लियर। अब इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस में जो ओरिजिनल ग्रुप में थे आपने उनकी एनालिसिस की थी कि कुछ कंट्रोल ग्रुप में थे, कुछ ट्रीटमेंट ग्रुप में थे, लेकिन आपने इन सबको इंक्लूड किया। एज ट्रीटेड के अंदर जो ट्रीटमेंट वाले ग्रुप है सिर्फ उसी को इंक्लूड करना है। ठीक हो गया। और जो कंट्रोल वाला ग्रुप है उसमें से जितने निकल जाए खैर है, निकलने दो, लेकिन इसमें बायस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो पर प्रोटोकॉल एनालिसिस है इसमें ऐसे सब्जेक्ट जो स्टडी को कंप्लीट नहीं कर सके उनको निकाल दिया जाता है, चाहे वो ट्रीटमेंट के हो चाहे वो कंट्रोल के हो। लेकिन इससे क्या होगा, वंस अगेन बायस बढ़ जाएगा। अगर आप सिर्फ ट्रीटमेंट ग्रुप के इंक्लूड करोगे तो एज ट्रीटेड है। क्लियर। और अगर इंटेंशन टू ट्रीट के अंदर सबको ही आप इंक्लूड करते होते हैं। अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं सबसे पहले प्री क्लिनिकल स्टडीज़ होती है जो कि जानवरों के ऊपर होती है, इन विट्रो एक्सपेरिमेंट होते हैं। फिर उसके बाद 5 फेज आते हैं, 0, 1, 2, 3, 4। इसका मिमोनिक है आई स्विम। जो फेज 0 होता है उसमें इनिशियल फार्माकोकाइनेटिक्स और फार्माकोडायनेमिक्स असेसमेंट होती है वाया माइक्रो डोजिंग, और ये होती है हेल्दी इंडिविजुअल्स के ऊपर। ठीक हो गया। इसके बाद आता है फेज 1। फेज 1 में होता है एस से सेफ्टी को असेस करते हैं कि कितनी आप डोज बढ़ा के दे सकते होते हैं, मैक्सिमम कितनी डोज टॉलरेट कर सकता है, और ये स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी इंडिविजुअल पे की जाती है। फिर है फेज 2। फेज 2 में ये देखने के लिए कि क्या ड्रग वाकई में काम करती है या नहीं, एफिकेसी को देखने के लिए फेज 2 आ जाता है। क्लियर, ठीक हो गया। और इसमें आप को शॉर्ट टर्म एडवर्स इफेक्ट भी पता लगते हैं और ये डिजीज पेशेंट में किए जाते हैं एंड रैंडमाइज्ड होते हैं। फेज 3 में आई आ जाएगा, मतलब इसमें ये देखने के लिए इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए, और इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए आप कंपैरिजन करोगे, इसमें आपको लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल चाहिए। और फेज 4 के अंदर ड्रग मार्केट में आ जाती है। प्री क्लिनिकल में जानवरों के ऊपर, फेज 0 में इनिशियल फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स, फेज 1 के अंदर क्या काम कर सेफ्टी को देखने के लिए, फेज 2 में क्या काम करती है, फेज 3 में इफेक्टिवनेस को देखने के लिए, इम्प्रूवमेंट को देखने के लिए, और जो फेज 4 है वो पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस के तौर पर इस्तेमाल होती है। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ऑफ लेबल के तौर पर इस्तेमाल होती है। क्लियर, ठीक हो गया। क्लियर। तो ये वो ड्रग्स होती है जो FDA ने अप्रूव नहीं की होती, उन लोग धड़ाधड़ इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल न्यूरोपैथिक पेन के लिए जो TCA होती है ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद लास्ट है हमारा ब्रैड फोर्ड हिल क्राइटेरिया। तो ये वो क्राइटेरिया है जिससे ये इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो कॉज है वो इफ़ेक्ट करवाता है या नहीं करवाता, जैसे स्मोकिंग से COPD या लंग कैंसर होता है या नहीं होता, जिसको बोलते हैं कैजुअल रिलेशनशिप या कॉजेशन। तो इसके लिए 6-7 पैरामीटर्स होते हैं। नंबर 1 स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का मतलब है कि जितनी एसोसिएशन स्ट्रॉन्गर होगी उतना ज़्यादा चांस होगा कॉजेशन का, मतलब जितना रिलेटिव रिस्क ज़्यादा होगा, ओड रेशो ज़्यादा होगा, उतना कॉजेशन के चांसेस ज़्यादा है।
नंबर 2 कंसिस्टेंसी, कि वही ऑब्जर्वेशन मिल रही है अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हैं। स्पेसिफिसिटी, कि आपको वही स्पेसिफिक इफेक्ट मिल रही है जो आप चाहते हो। टेम्पोरलिटी, कि कॉज पहले आया इफेक्ट बाद में आया। बायोलॉजिकल ग्रेडियंट, कि आप जितना एक्सपोजर बढ़ाओगे उतना ग्रेडियंट बढ़ता रहेगा। दिस इज कॉल्ड डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। प्लॉजिबिलिटी, कि एक साइंटिफिक मैकेनिज्म होगा जिससे कॉज इफेक्ट करवाएगा। कोहिरेंस, कोहिरेंस का मतलब है कि जो प्रिज्यूम्ड कॉज एंड इफेक्ट है वो किसी और मैकेनिज्म से कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा। एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट ने साबित किया कि कॉज इफेक्ट करवाता है, मतलब जानवरों पर आपने स्टडी किया है। और लास्ट में एनालॉजी है। एनालॉजी का मतलब है कि जो आपने प्रिज्यूम किया था मैकेनिज्म, वो क्या किसी और जगह पे भी अप्लाई कर सकते हैं या नहीं अप्लाई कर सकते। एनालॉजी मुशाबिहत दे सकते हैं, सिमिलैरिटी दे सकते हैं या नहीं दे सकते।